गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका 9th क्लास का ये बायोलॉजी का पहला वीडियो है। तो इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिका के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज में दे चुका हूँ पहले से। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने बैक क्लासेस में भी पढ़ी होगी। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि हम हमारे शरीर की जो भी कुछ संरचना है वो भी हमारी कोशिकाओं के अकॉर्डिंग होती है। जो भी हम कुछ क्रियाएं करते हैं वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है आपको पादप कोशिका का, यानी प्लांट सेल। यहाँ पर हम जंतु कोशिका का भी डायग्राम बना सकते थे, लेकिन जंतु कोशिका में से इसमें से कुछ पार्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो पादप कोशिका है, जैसे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कम हो जाएगी, हरित लवण कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लगभग पूरा सेम रहता है। इसलिए मैंने पादप कोशिका बनाया जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंगों के बारे में नॉलेज ले पाएँ। तो कोशिका की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई दी है। आप इतना करके हमारे कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने एक बोतल की कॉर्क में कुछ छत्ते समान संरचनाएं देखी, ठीक है। उन्होंने उसे सेलुला नाम दिया, यानी कि सेलुला जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है एक छोटी कोठरी या फिर छोटे छोटे कोष्ठक। तो उसी का नाम टेबलेट करके बाद में सेल कर दिया गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आप लोगों को याद दिख रही है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? तो हम जितने भी पॉइंट्स चाहिए मैंने आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर करता हुआ बता सकता हूँ। अगर आप इसे चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, यानी जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं इनके बाहर एक कोशिका भित्ति होती है। लेकिन अगर पादपों की बात की जाए, पादपों में सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, किंतु जो हमारी जनन कोशिकाएं यानी पौधों के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। यह निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज। सेलुलोज हमारा एक निर्जीव पदार्थ है, उससे हमारी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के कार्य आप समझ लें। यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। हमें यहाँ पर ये तो दिख रहा है सबसे बाहर का आवरण है और इसी के कारण इसकी एक निश्चित आकृति है, ठीक है। और इसी निश्चित आकृति एवं इसको दृढ़ता यानी मजबूती देने का कार्य यहाँ पर हमारी कोशिका भित्ति का है, ठीक है। और इनके कार्यों में और कुछ पॉइंट्स सीख लें। इस कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इस कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों से होकर कोशिकाओं को यानी कुछ जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये पूरा इसके अंदर जो मेटल भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य है। तो ये सूक्ष्म छिद्र आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से दो कोशिकाएं आपस में परस्पर जुड़ी रहती है। तो ये कार्य हो गया इन सूक्ष्म छिद्रों का। फिर नेक्स्ट आपका है जीव द्रव्य, ठीक है। या फिर कोशिका भित्ति आपको यहाँ 3 पार्ट्स में दिख रही होगी, कोशिका कला, मध्य पटलिका, ठीक है। तो कोशिका कला के बारे में जानने पहले जो कोशिका कला है ये हमारी कोशिका भित्ति के मध्य का भाग है। एक मिनट। कोशिका कला हमारी कोशिका भित्ति का मध्य भाग है। यह पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। जो कोशिका कला है, सॉरी मध्य पटल का ये पैक्टिन, पैक्टिन से निर्मित होता है। और संलग्न कोशिकाओं को जोड़े रहता है, ठीक है। संलग्न कोशिकाओं मतलब हो गया जो इसके पास में से सपोज ये एक कोशिका, ये इसके पास में एक कोशिका और हो, इसके इस भाग में एक कोशिका और हो,
तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? फिर आपकी कोशिका कला रहेगी। जो कोशिका कला है वो कोशिका के बाहर का रक्षात्मक आवरण बनाती है। कोशिका कला, नीचे कोशिका कला दिख रही है, ठीक है। तो ये कोशिका कला है, ये कोशिका के बाहर का रक्षात्मक आवरण बनाती है और कोशिका को निश्चित आकार देती है, ठीक है। एवं कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका द्रव्य एवं उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, यानी कि कोशिका द्रव्य इसके अंदर जो भरा हुआ है और उसके घटक यानी कि जो उसके अंदर जो अंगक है, ठीक है, तो इन अंगकों को जो बाहर का जो वातावरण है इससे अलग करता है, ठीक है, क्योंकि ये इन्हें एक तरीके से बांधे हुए रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के बारे में आप लोगों ने पहले से बैक क्लास में पढ़ा होगा काफी कुछ। जीव द्रव्य जो होता है हमारे जीवन की सबसे इस तरीके से मान लो, जीव द्रव्य लसलसा अर्ध तरल, यानी अर्ध तरल का मतलब हो गया कि ये एक तरीके से जेली सदृश होता है, ठीक है। यह रंगहीन होता है एवं यह कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से बना हुआ रहता है। जीव द्रव्य, पहले जीव द्रव्य समझ लें। यहाँ पर मैंने कहीं भी जीव द्रव्य नहीं लिखा है, तो जो हमारा कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य या हमने नामांकित किया होगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण कर देते हैं। अब इस जीव द्रव्य के कार्य क्या है? इस जीव द्रव्य के अंदर कई केंद्रक के अंगक पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए जो जीव द्रव्य है, ठीक है, तो हक्सले ने इसे भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्य को हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। हक्सले ने कहा है जीव द्रव्य हमारे जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारी रिक्तकाएं। रिक्तकाओं जो होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान उन्हें हम रिक्तकाएं कहते हैं। रिक्तकाओं कार्य क्या होते हैं? ये कोशिका को स्फीति प्रदान करते हैं। स्फीति यानी कि स्पंज, यानी हम देखा हमारी कोशिकाएं काफी स्मूथ होती है, कुछ पौधों की स्मूथ होती है, कुछ कोशिकाएं, तो इसका मतलब हो गया हमारी कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करती है। रिक्तकाएं आपको बड़े व्यक्ति रूप से दिख रहे होंगे ये, ठीक है, तो ये हमारी रिक्तकाएं हैं, ये कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करती हैं तथा यह जल, भोजन और उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती हैं, ठीक है। जो रिक्तकाएं हैं कि जल, भोजन, उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती हैं। भंडारण में एकत्रित करती है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ किन्हें कहते हैं? ऐसे कुछ हमारे शरीर में होती क्रियाओं के वजह से हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो जाता है, वे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हरित लवक। तो हरित लवक के बारे में आप लोग जानते हैं, हरित लवक के कारण ही हमारे पौधों का रंग हरे रंग का होता है, ठीक है। और हरित लवक के द्वारा ही पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। हरित लवक के द्वारा ही पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ बोल सकते हैं पौधों का हरा रंग, पौधों का हरा रंग एवं प्रकाश संश्लेषण करना, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। इसमें हमारी एटीपी ऊर्जा संचित रहती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ऊर्जा संचित रहती है, जो हम जो भी जैव क्रियाएं करते हैं, ठीक है, इन जैव क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रत्येक कोशिका में जो कार्य करते हैं वो समूह में स्थानांतरित कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय का मतलब हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय ये कुछ प्लेट के समान कुछ तस्वीरें जैसी संरचनाएं दिख रही होंगी, उन्हें बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय के कार्य है यह कोशिका के सभी स्राव क्रियाओं से संबंधित होती है, ठीक है। स्राव क्रिया यानी कि हमारी कोशिकाओं से जो भी कुछ एंजाइम का निष्कासन होता है, तो उन एंजाइमों का जो स्राव होता है वो गोल्जी काय से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है, एवं शुक्र जनन में गोल्जी काय से एक्रोसोम बनते हैं। जब शुक्र जनन होता है, शुक्राणुओं का जनन होता है, तब गोल्जी काय से एक्रोसोम का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट है गोल्जी काय के लिए, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण गोल्जी काय से होता है, ठीक है। यानी जब कोशिका विभाजन का जब समय आता है, जैसे कि एक कोशिका जनन करके दो कोशिकाओं में परिवर्तित होती है, यानी एक मदर सेल्स दो डॉटर सेल्स में चेंज होगी, तब यहाँ सबसे अहम भूमिका हमारी गोल्जी काय की रहती है, ठीक है। तो गोल्जी काय आपका हो गया। तो गोल्जी काय के लिए यहाँ सबसे मेन पॉइंट लिख दें, इससे लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण। यहाँ गोल्जी काय दो बार लिखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रक। तो जो केंद्रक है ये सबसे पहले तो ये कि हमारी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। केंद्रक हमारी कोशिका विभाजन में सहायक होता है एवं हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, यानी हमारे शरीर की जो भी कुछ क्रियाएं हैं वो केंद्रक के अकॉर्डिंग ही होती हैं। जैसे शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैव क्रियाएं, शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैव क्रियाएं केंद्रक से क्रियान्वित होती है, यानी हम जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं वो केंद्रक के माध्यम से ही करते हैं। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। एवं सबसे अहम बात यह है कि केंद्रक के अंदर ही हमारे आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी इसमें ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट है आपको, इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे पैतृक लक्षणों को पुत्र लक्षणों में लेके जाए, या फिर बोल सकते हैं हमारे आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है उन्हें भी मैं क्लियर करा रहा हूँ अभी। इसे एक बार देख लें कौन कौन से पॉइंट आपके छूट रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट थे।
नेक्स्ट देख रहे हम राइबोसोम। इसमें आपको कुछ राइबोसोम्स दिख रहे होंगे। राइबोसोम्स यानी कि यहाँ पर जो धूल की यानी बालू के कण के समान जो संरचना दिख रही है, ये हमारे राइबोसोम्स उपस्थित है। ठीक है, ये केंद्रक के आगे ऊपर भी उपस्थित है और कहीं स्वतंत्र अवस्था में भी उपस्थित होते हैं, तो इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम के कार्य क्या है? पहले हम इसमें राइबोसोम की खोज पेलेट ने की थी। ठीक है, राइबोसोम इसकी खोज पेलेट ने की थी। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? वैसे सामान्यतः राइबोसोम को हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। यानी कि कोशिका के जितने भी प्रोटीन और एंजाइम है तो इनका संश्लेषण इसके द्वारा कोशिका के एंजाइम का संश्लेषण भी होता है। एंजाइम का बेसिकली इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के जो आपके मुख्य अंगक थे, तो उन मुख्य अंगकों को मैंने यहाँ पर उन पर थोड़ा प्रकाश डाला, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं लेके गया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे मैं उसका जो डाउट है